नमस्कार साथियों, मेरा नाम राम मिलन मौर्य भारतीय है और मैं जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। लेकिन साथियों, मैं पिछले 27 सालों से अपने परिवार के साथ यहीं फरीदाबाद में रहता हूँ। आज मैं आपको एक अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। साथियों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक श्री गुरु शहनवाज चौधरी जी हैं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमोल माडामे जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं। दोस्तों, ये पार्टी नहीं, एक क्रांति है। हाँ, ये क्रांति है। वैसे तो पहले भी बहुत सारी क्रांति हुई हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सन 1857 की क्रांति जो कि स्वतंत्रता के लिए थी। लेकिन आज से पहले ऐसी क्रांति नहीं हुई है दोस्तों, यानी राजनीतिक क्रांति। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि ये राजनीतिक क्रांति होने जा रही है। 2024 में होगी ये राजनीतिक क्रांति। दोस्तों, आइए मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से राजनीतिक क्रांति होगी और अखिल भारतीय परिवार पार्टी है क्या। आज हम आप देख रहे हैं देश के अंदर हमारी जो भी मुख्य समस्याएं हैं साथियों, वो वैसे की वैसे ही हो। चाहे वो समस्या बेरोजगारी की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, महिला सुरक्षा की हो, व्यापार की हो, किसी भी तरह की समस्या है वो वैसे की वैसे ही है। हमारी इन समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। अब इसका क्या तरीका है? इसके हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो जिस तरीके से देश चल रहा है हम इसको ऐसे ही चलने दें, या फिर हमें इस देश को में आगे आकर इस जो भी हमारा देश चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दें और घर में बैठे उन राजनेताओं को कोसे गालियां दें, या फिर हम दूसरे तरीके से अच्छे लोग राजनीति में आके इस राजनीति को बदलाव करें। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हमें राजनेता वैसे ही मिलता है जैसी जनता होती है। अगर हमारा राजनेता खराब है, भ्रष्ट है, तो दोस्तों इसके दोषी हम हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर नेता को चुनने का अधिकार हमारा होता है। नेता को हम चुनते हैं। अगर अच्छा चुना है तो भी हमने चुना है और बुरा चुना है तो भी हमने चुना है। तो इसलिए हमें किसी भी नेता को दोष देने का अधिकार नहीं होता साथियों। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें उन नेता को बदलना होगा। अगर हम उन नेता को बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? दोस्तों, गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई भी बदलाव हमें करना है तो सबसे पहले वो बदलाव हमें अपने आप से करना होगा। हमें अपने आप में करना होगा। होता क्या है, हम ये तो चाहते हैं कि देश की राजनीति बदल जाए, देश से करप्शन खत्म हो जाए, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन ये मैं ना करूं, ये कोई और करे। ऐसा कैसा संभव है? लोग चाहते हैं देश में शहीद भगत सिंह आए, चंद्रशेखर जी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जन्म लें, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग जन्म लें, लेकिन हमारे घर में ना हों, दूसरे के घर में हों, ताकि वो बलिदान देकर देश को बचा सकें और नई क्रांति ला सकें। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम ये नहीं चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई हमारे घर में जन्म लें। हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हम अपना त्याग देने के लिए तैयार हैं। तब तक ये बदलाव संभव नहीं होगा। वास्तव में ये बलिदान हो सकता है कि हमें बलिदान करने की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन कम से कम उस बदलाव करने के लिए हमें आगे तो आना होगा। हमें जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक इस बदलाव को करने के लिए संभव नहीं है। और दोस्तों, आज हमारे सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि इन हालातों पे हम उन समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग आज भी हमारे साथ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता। दोस्तों, आप राजनीति में रुचि लें या न लें, लेकिन राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। जी हाँ, कैसे? अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमें कहते हैं हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारी राजनीति में रुचि नहीं है, तो दोस्तों अगर हम स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो हमारी जो स्टडी का मटेरियल है, शिक्षा की नीति है, योजनाएं हैं, हमारा एडमिशन कैसे होगा, हमारा सिलेबस क्या होगा, किस तरीके की पढ़ाई होगी,
ये सारी चीजें जो तय करता है वो सिर्फ राजनीति ही तय करती है दोस्तों। पढ़ाई करने के बाद जब हम जॉब करने के लिए निकलते हैं, अपना कोर्स पूरा करने के लिए निकलते हैं, आज के युवा कॉलेज से निकलने के बाद जो जब जॉब की तलाश में होते हैं वो कहते हैं हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारी राजनीति में रुचि नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप राजनीति में रुचि लें या ना लें, लेकिन राजनीति आप में रुचि लेती है। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं या बिजनेस की तलाश में होते हैं तो जो भी बिजनेस प्लानिंग होती है, जॉब जो भी सर्च करते हैं या जो जॉब देती है वो सिर्फ राजनीति की ही बदौलत मिलती है। उसका पूरा रोल राजनीति से संबंधित होता है। इसलिए आप माने या ना माने, लेकिन राजनीति आपसे जुड़ी जरूर होती है। हमारे गुरु शहनवाज चौधरी जी कहते हैं राजनीति में केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या साथियों आप राजनीति के शिकार हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप राजनीति के हिस्सा बनना चाहते हैं या जिंदगी भर राजनीति के शिकार रहना चाहते हैं और इसी तरह देश के हालात पर राजनेताओं को कोसते रहना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आप बदलने की बारी आपकी है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक इस तरह का संभव नहीं होगा। दोस्तों, हर युग का एक धर्म युग आता है। पहले भी धर्म युग आए। पहले जो धर्म युग था, क्योंकि धर्म का पतन हो रहा था, इसलिए धर्म को बचाने के लिए धर्म युग आए। आज जो स्थिति है, आज राजनीति का पतन हो रहा है, इसलिए जो युग धर्म युग है वो राजनीति को बचाने के लिए धर्म युग है। दोस्तों, अगर आज हम आगे नहीं आए तो हमारे जो राजनीति है उसका स्तर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। हमारे गुरु शहनवाज चौधरी जी कहते हैं कि आज राजनीति अपनी गिरने की ऊंचाइयों को छू चुका है। आज जो राजनीति का स्तर है अपनी गिरने की ऊंचाइयों को छू चुका है। ताज्जुब हो रहा है सुनकर, मुझे भी हुआ था, लेकिन जब मैंने समझा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तब मुझे पता लगा। आज हम देखते हैं कि राजनीति में लोग सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए एक दूसरे को दबाते चले जाते हैं, एक दूसरे का शोषण करते चले जाते हैं। आज सत्ता पाने के लिए अगर एक पार्टी या एक राजनेता अपने आप को राजनीति में इस हद तक गिरा देता है कि जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते, और वहीं पे दूसरा राजनेता फिर उससे भी नीचे गिरता है राजनीति में अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। इसलिए कहा गया है कि आज राजनीति ने अपने गिरने के सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया है दोस्तों, और ये तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक हम आप इसको नहीं सोचेंगे इसके बारे में। वास्तव में धर्म जानने की चीज हुआ करता था। हो क्या रहा है आज हमें आपको धर्म जाति के नाम पर लड़वाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है। किस लिए? हुआ क्या कि धर्म जो था वो जानने की चीज था, लेकिन हमने इसको मानने की चीज मान लिया है। धर्म को वास्तव में हमने जाना ही नहीं। अगर धर्म को हम जान जाते तो दोस्तों आज हमारे बीच में ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होता। कौन सा धर्म, कौन सा गीता कुरान बाइबल या गुरु ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ ये सिखाते हैं कि हम एक दूसरे से नफरत करें, हम एक दूसरे को मारे काटें, एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के धर्म के गालियां दें, एक दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष रखें? कौन सा धर्म, कौन सी धार्मिक किताबें हमें ये सिखाती है? शायद कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ की राजनीति सेकने के लिए हमें आपको धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, भिड़वाते हैं। दोस्तों, हमें गर्व है, मुझे आज गर्व है कि मुझे गुरु शहनवाज चौधरी जैसे गुरु मिले। मैं उनको नमन करता हूं कि उनकी बदौलत आज मैं धर्म से उठकर ऊपर आया हूं और आज धर्म के भेदभाव को, जाति धर्म के भेदभाव को भूल गया हूं। दोस्तों, उन्होंने मुझे बहुत सारी बारीकियां सिखाई, राजनीतिक बारीकियां सिखाई, और आज बहुत बड़ी बात है, उनका एक मिशन है जिससे मैं जुड़ा हूं दोस्तों, और उसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी कर क्या रही है? इस धर्म के भेदभाव को मिटाने के लिए गुरु शहनवाज चौधरी जी ने इसकी शुरुआत की और कहा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जो भी जुड़ेगा उसे एक शपथ लेनी होगी
अगर मैं शपथ के बारे में बताऊं तो ये एक मुश्किल और आसान सी शपथ हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए बहुत मुश्किल हो और किसी के लिए बहुत आसान हो। ये तो आपको सुनने और समझने के बाद ही पता लगेगा कि किसके लिए ये शपथ आसान है और किसके लिए मुश्किल। क्या शपथ लेनी होगी? शपथ लेनी होगी कि मैं भारत के किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा और मैं संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। जो ये शपथ लेगा वही अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हमारा पहला मुद्दा ही ये है कि जो भी इस पार्टी में आए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव को मिटाकर ही इसमें आए। जिसके मन में ये सब भेदभाव नहीं है वही इसमें आए। और जब तक हमारे देश से जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे देश में बराबरी का माहौल नहीं, जब तक हमारे देश में ये धार्मिक भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा दोस्तों, साथियों। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, तो हमें इस भेदभाव को मिटाकर आगे बढ़ना होगा दोस्तों। हमें धर्म और राजनीति में अंतर समझना होगा दोस्तों। जब तक धर्म और राजनीति में अंतर नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं, जो धर्म आचार्य हैं, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो, बाबा हो, महात्मा हो, उनको सिर्फ धार्मिक काम ही करने चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य करना चाहिए। और दोस्तों, जिनका काम सिर्फ राजनीति करने का है वही लोग आकर राजनीति करें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। और आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो भी है, समाज में किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व ना करके अखिल भारतीय परिवार पार्टी समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, किसी एक जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती। और दोस्तों, एक बार संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि बाबा साहब, सरकार कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा कि जो चुने हुए लोग आएंगे पूर्ण बहुमत से, वो मिलकर सरकार बनाएंगे और जो उससे सहमत नहीं होंगे वो विपक्ष में बैठेंगे। तो फिर उनसे सवाल किया गया कि अगर कभी ऐसा हुआ देश में कि सभी लोग पूर्ण बहुमत से पूरा का पूरा सीटें, सारी की सारी सीटें एक ही पार्टी की आ जाती हैं, तब विपक्ष कौन होगा? तब बाबा साहब ने जवाब दिया कि उस स्थिति में जनता ही परमानेंट विपक्ष होगी, जनता ही स्थायी विपक्ष होगी। जनता उनको चुनेगी और जब जरूरत पड़ेगी तो उनसे सवाल भी करेगी। जनता को सवाल करना चाहिए। अगर सरकार उनकी पसंद का नहीं है तो भी सवाल करना चाहिए, और जनता की पसंद का अगर सरकार है तो और ज्यादा सवाल करने चाहिए, क्योंकि उनको ही जनता ने बिठाया है, देश की सेवा करने के लिए बिठाया है। लोगों की जो भी जरूरतें हैं, जो भी उनका विकास है, उसको करने के लिए बिठाया गया है। तो जनता को सरकार से सवाल करने का पूरा अधिकार है। अगर जनता फिर भी सवाल नहीं कर पाती है तो फिर उसको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई, मैंने कौन सी सरकार चुन ली, मैंने किसको अपने सिर पे बिठा दिया कि आज मैं उसको चुनकर उसको राजा बनाकर उनसे सवाल भी नहीं कर सकता हूं, देश के विकास के बारे में भी नहीं पूछ सकता हूं, या देश में कुछ हो रहा है तो मैं उसके बारे में भी नहीं पूछ सकता हूं। अगर ऐसा होता है तो सोच लीजिए, देश की परिस्थिति बहुत ही खराब है। आज के परिवेश में अगर कोई किसी सरकार से कोई सवाल कर लेता है तो बहुत सारी जांच और इंक्वायरी बैठ जाती है उसके ऊपर, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हमारे देश में दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया।
क्या आज आपको लगता है कि मीडिया वाकई ईमानदारी से अपना रोल अदा कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? मीडिया का काम क्या था? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है मीडिया को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ है। जनता का प्रतिनिधित्व करता है मीडिया। मीडिया का काम क्या था? सरकार की जो भी अच्छी नीतियां हैं, जनता के लिए हैं, उनको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना कि ये चीजें, ये नीतियां आप लोगों के लिए है। और अगर सरकार में कोई कमी है तो जनता की तरफ से वो सवाल भी करना मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा है दोस्तों। आज हो क्या रहा है? जिसकी सरकार होती है मीडिया उसकी चापलूसी में लग जाती है, क्योंकि उनको अपना चैनल चलाना है। जब तक मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है दोस्तों। और हमें परिवर्तन लाना ही होगा साथियों। और परिवर्तन देश में लाने के लिए हमें अपने आप को बदलना ही होगा। और राजनीति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ, राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज जब तक देश में अच्छे लोग नहीं आएंगे, पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे, बुद्धिजीवी नहीं आएंगे, राजनीति ऐसे ही रहेगी साथियों। हम कोसते हैं, नेताओं को कोसते हैं, उनको देश देते हैं। गुरु चाणक्य ने कहा था कि किसी समाज में सबसे ज्यादा बर्बाद करने का अगर योगदान जाता है तो उस समाज के पढ़े लिखे युवा और बुद्धिजीवी वर्ग को जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं राजनीति से नफरत करता हूं। जो देश का पढ़ा लिखा युवा और बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता है कि मैं देश की राजनीति से, राजनेताओं से नफरत करता हूं, तो वो ये कहकर अपने ऊपर अपने से कम काबिल व्यक्ति को या कम काबिल लोगों को राज करने का मौका दे देता है साथियों। और उसके बाद फिर हम राजनेताओं को कोसते हैं कि ये देखो 5वीं पास, 8वीं पास, मंत्री बन गया, अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बन गया। ये सब कोसने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को आगे आना होगा। हमें अपने आप को आगे आकर देश की राजनीति में योगदान देना होगा दोस्तों। मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, जब मैं राजनीति में नहीं था मेरे मन में भी ऐसे ही भावनाएं आती थी। मैं भी राजनीति से नफरत करता था दोस्तों। और टीवी पर जब राजनेताओं को देखता था, उनके करप्शंस देखता था, तो यकीन मानिए कभी कभी मेरे मुंह से गालियां निकल जाती थी। मैं सोचता था इतने करप्शन, इतना भ्रष्टाचार क्यों है राजनीति में। लेकिन जब मैं राजनीति से जुड़ा और राजनीति के बारे में समझा, तब ये पता लगा कि राजनीति कभी गलत नहीं होती, राजनेता गलत होते हैं। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं, उनकी बदौलत पूरी राजनीति बदनाम है। और दोस्तों ये तब तक रहेगी जब तक कि हम आप राजनीति में नहीं आते। अच्छे लोग राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक इस तरह की गंदगी रहेगी। हाँ दोस्तों, गंदगी, कहते हैं कि राजनीति गंदगी है। अगर हमें राजनीति में से गंदे राजनेताओं को हटाना है तो दोस्तों हमें गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ेगा, राजनीति में आना ही पड़ेगा। दोस्तों आज हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे गुरु शहनवाज चौधरी जी का एक सपना है। वो ये कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जरूर इस देश का पढ़ा लिखा युवक अपनी टी शर्ट पर ये लिखवा कर निकलेगा कि मैं राजनीति से मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों ये हमारे गुरु जी का सपना है कि एक दिन देश का युवक निकले और उसकी टी शर्ट पर ये लिखा हो कि मैं राजनीति से मोहब्बत करता हूँ। साथियों राजनीति बुरी नहीं होती है, सिर्फ राजनेता बुरे होते हैं। और जिस दिन राजनीति में अच्छे लोग आ गए ना,
उस दिन राजनीति बहुत अच्छी लगने लगेगी और उसके बाद से लोग अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ राजनीति में भी भेजना शुरू करेंगे। दोस्तों, इसलिए इस बहुत बड़े बदलाव को करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं 2024 का चुनाव बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। 2024 का चुनाव वी द पीपल वर्सेस अदर्स, यानी देश के लोगों का और बाकी सभी पार्टियों के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये 2024 का चुनाव, जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये सच्चाई और धर्म का चुनाव होगा। बहुत बड़ा धर्म युद्ध है। जो धर्म के रास्ते पे होगा, सच्चाई के रास्ते पे होगा, साथियों, जीत उसी की होगी। इस धर्म युद्ध को शुरू करने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जो रास्ता अख्तियार किया है, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। 2020 तक अखिल भारतीय परिवार पार्टी जितनी भी देश की लोकसभाएं हैं, सभी लोकसभाओं के लिए अपने उम्मीदवार नियुक्त कर देगी और तय कर देगी साथियों, 2020 तक। और 2022 तक यानी चुनाव से पहले एक डमी सरकार बनाएगी, जिस किसी को भी इंटरव्यू देकर, ट्रेनिंग लेकर, टेस्ट देकर जो भी मंत्रालय चाहिए वो मंत्रालय के लिए उसको ट्रेनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी और जो भी प्रत्याशी जिस मंत्रालय को लेना चाहते हैं उसको वो मंत्रालय दिया जाएगा और एक डमी सरकार बनाई जाएगी 2022 में। और उसके बाद जो भी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, जो विभाग जिसके पास रहेगा, 2022 के बाद 2024 तक उसके पास 2 साल का वक्त रहेगा और 2 साल के वक्त में उसको ये काम दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद ये काम दिया जाएगा कि इन 2 सालों में जो भी आपका विभाग है, पूरी दुनिया से ये ढूंढ के लाइए कि आपके विभाग में सबसे अच्छा सिस्टम कौन से कंट्री का है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो विश्व में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम कौन से देश का है, उस एजुकेशन सिस्टम को हम अपनाकर किस तरीके से अपने देश में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था किस देश की सबसे अच्छी है, किस किस तरीके से हम अपने देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जितने भी विभाग हैं सभी मंत्रियों को बांट दिया जाएगा और वो ट्रेनिंग के बाद इस पे काम करेंगे 2 साल, 2022 से लेकर 24 तक। और 24 में जब चुनाव होगा और 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार जब बनेगी तो फिर किसी भी सांसद को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस काम को कर रहे हैं, उसकी तैयारी वो लोग कर चुके हैं। उनको सिर्फ एक्शन करना है, उनका रूट मैप सारा प्लान बन चुका है, उनको सिर्फ उस पर एग्जीक्यूशन करना है, एक्शन करना है। और 2024 में जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत काम शुरू हो जाएगा, समय भी व्यर्थ नहीं होगा। क्यों समय व्यर्थ नहीं करना है? क्योंकि गुरु जी का बहुत बड़ा सपना है दोस्तों। और 2024 में मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बनेगी, चुनाव जीतेगी, लेकिन चुनाव जीतेगी कैसे, ये रणनीति भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अखिल भारतीय परिवार 2024 में चुनाव जीतेगी, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अखिल भारतीय परिवार पूरे देश से ऐसे लोगों की खोज करेगी जो गुरु जी के सपने, अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए धन तन मन से सहयोग देने के लिए तैयार हो, पूर्ण समर्पण से अखिल भारतीय पार्टी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो और अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए हर तरीके से समर्पण भाव हो। ऐसे लोगों की खोज करेगी पूरे देश से और पूरे देश से सभी लोकसभाओं के लिए 543 सांसदों की खोज करेगी। और उसके बाद 543 सांसद तो जो होंगे उनकी खोज तो करेगी, साथ में हर लोकसभा से
10 लोगों को और तैयार करेगी, यानी एक लोकसभा से 10 लोगों को तैयार करेगी दोस्तों, ताकि किसी के साथ कभी भी कोई भी घटना या दुर्घटना हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसकी जगह पे कोई और रहे, या उन 10 लोगों में से जो सबसे अच्छा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लिए कार्य करेगा, उन 10 में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा जो कि इस पार्टी में चुनाव लड़ सके और प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि ये कोई छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का बहुत बड़ा मिशन है। गुरुजी का बहुत बड़ा सपना है, अखंड भारत के निर्माण का सपना। और दोस्तों, अगले 5 साल तक अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के 100 करोड़ लोगों को भारतीयता की शपथ दिलाएगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, भारतीयता की शपथ है क्या? वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम वो हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीयता होने के नाते, भारतीय होने के नाते वो हिंदुस्तान में भारतीयता की शपथ तो ले। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि भारतीयता की शपथ है क्या। भारतीय की शपथ के लिए उसको सिर्फ ये शपथ लेनी है कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा, और मैं भारत देश के संविधान का सम्मान करूंगा और अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाने को तैयार हूं। बस इतनी ही शपथ लेनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। 100 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस तरह की शपथ दिलाएगा। और 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी ऐसी पहली पार्टी होगी जो देश में पूरे 543 लोगों को एक साथ चुनाव लड़वाएगी। और जैसे ही 543 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़वाती है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, वैसे ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी इतिहास रचेगी, एक रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि आज तक एक साथ 543 सीटों पे किसी भी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़वाया साथियों। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, इसलिए मैंने कहा था रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी क्रांति है। इसलिए मैंने कहा था 2024 का जो चुनाव होगा बहुत बड़ी क्रांति होगी। और दोस्तों, हमारे गुरु शहनवाज चौधरी जी ने ये कमिटमेंट लिया है, ये कमिटमेंट दिया है कि जो भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी से चुनाव लड़ेगा, हर लोकसभा से उनको कम से कम 4 लाख वोट, जी हां साथियों, सही कह रहा हूं, 4 लाख वोट दिलवाने की गारंटी है गुरु जी की। जितने भी लोकसभा हैं, सब लोकसभाओं से कम 4 लाख वोट की गारंटी गुरु जी ने दी है सभी प्रत्याशियों को। चौंक गए, मुझे भी हैरानी हुई थी कि इस तरह की गारंटी कौन दे सकता है? सिर्फ वही दे सकता है जिसके अंदर जुनून है, जज्बा है, अखंड भारत को बनाने का एक सपना है। सिर्फ वही व्यक्ति इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह का आश्वासन दे सकता है, कमिटमेंट का वादा दे सकता है। और दोस्तों, गुरु जी ने ये दिया। और उसके बाद भी लोगों में ये सवाल है कि किस तरह के ये दावे कर रही है अखिल भारतीय परिवार पार्टी कि 2024 में हम चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, पहला 4 लाख वोट दिलवाने का वादा, कमिटमेंट दिया है गुरु जी ने। दूसरा, क्या चाहिए होता है चुनाव में? कहते हैं चुनाव में जीतने के लिए 3 ही चीज चाहिए। पहला चाहिए पैसा, दूसरा चाहिए लोग, और तीसरा चाहिए रणनीति। गुरुजी ने हमें वो तीनों दी हैं और तीनों के बारे में बताया है। हर लोकसभा सीट पर गुरुजी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए 20-20 लाख रुपए देंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे 20 लाख रुपए में क्या चुनाव होता है? जी हां, सही कहा, 20 लाख में तो पार्षद का भी चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव कैसे होगा? दोस्तों, पैसा किस लिए चाहिए होता है? उसके बाद दूसरी चीज जो गुरुजी देंगे, उसके बाद हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं।
गुरुजी जो पैसा उसके बाद देंगे, दूसरी चीज 20,000 हर लोकसभा क्षेत्र से एक्टिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लिए जी जान से कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और तीसरी चीज देंगे गुरुजी रणनीति। रणनीति जैसे बताया जाता है, गुरुजी भी बोलते हैं कि अगर रणनीति डिस्क्लोज कर दी तो वो रणनीति नहीं होती। रणनीति तभी तक रणनीति होती है जब तक वो पर्दे के पीछे होती है। अगर वो बता दी जाए तो वो रणनीति नहीं होगी। गुरुजी ने भी मना किया है रणनीति बताने के लिए। इसलिए दोस्तों वो रणनीति गुरुजी के पास है कि किस तरीके से हमें 4 लाख वोट मिलेंगे और किस तरीके से हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। साथियों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी में गुरुजी ये कहते हैं कि जो भी आएगा उसे मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। कुछ लोग स्वार्थवश आ गए थे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसमें वही आए जो मेहनत कर सकता है, जी जान से मेहनत कर सकता है, पूर्ण समर्पण से मेहनत कर सकता है। देखने में राजनीति बहुत आसान और बहुत अच्छी लगती होगी लोगों को, मुझे भी लगती थी। वो लग्जरी लाइफ, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी, कमांडोज चलते हुए, साथ में बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंटों में जाना, हवाई जहाज की यात्रा, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब उसके पीछे का कठोर तप और तपस्या देखा, त्याग देखा, तब मुझे लगा कि वाकई में राजनीति आसान नहीं होती दोस्तों। गुरुजी कहते हैं या तो राजनीति छोड़ दो, अगर राजनीति में आए हो तो या तो राजनीति छोड़ दो या फिर लापरवाही छोड़ दो। दोनों में से एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी अगर राजनीति में कामयाब होना है। गुरुजी कहते हैं राजनीति में 99% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लापरवाही नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लापरवाही नहीं छोड़ते हैं, इसी वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज देश में किसी भी नेता की, मीडिया हाउस की, राजनीति पार्टियों की जिम्मेदारी तय नहीं है। आज अगर हम देखें, जवाबदेही तय नहीं है। कोई भी मीडिया का पर्सन कभी भी कोई भी न्यूज़ चला देता है, किसी को भी जिता देता है, किसी को भी हरवा देता है, कुछ भी चला देता है बिना ये जांचे परखे कि ये सही न्यूज़ है या नहीं है। कोई भी राजनेता कभी भी पार्टी से जब मर्जी किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता है, कहीं भी चला जाता है। अभी हमारे सामने रिसेंट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का हम आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेशों में कांग्रेस के विधायकों को बंद करके रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार बनानी थी। क्या कारण था कि कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए? क्यों होना चाहिए ऐसा? आज देश में किसी की भी जवाबदेही तय नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी जवाबदेही तय करेगा। हमारे गुरुजी ने यह कहा है कि जो भी राजनीति में आएगा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी में आएगा, उनकी जवाबदेही तय होगी, पहले दिन से ही तय होगी। जी साथियों, गुरुजी ने उसकी रूपरेखा भी बनाई है। जैसे ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में चुनाव जीतता है तो सबसे पहले उनके राजनेताओं की ही जवाबदेही तय होगी। सबसे पहला बिल लोकसभा में यही पास होगा कि जिन सांसदों ने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा क्षेत्रों में जो भी वादे किए हैं, जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, वो मैनिफेस्टो, वो वादों की सूची एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा, एक कानूनी कागजात होगा। अगर आप उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा। पहला बिल ये पास करेगी अखिल भारतीय परिवार पार्टी, ताकि कोई भी नेता क्षेत्र में जाकर झूठे वादे न कर सके, लोगों को गुमराह न कर सके, लालच न दे सके कि चलो अभी तो कुछ भी बोल दो, बाद में सरकार बनने के बाद देखा जाएगा होगा या नहीं होगा। और दोस्तों, अगर ये पाया गया कि ये वादा पूरा हो सकता था लेकिन हमने नहीं किया, तो दोस्तों आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ऐसा बिल पास करने जा रही है, पहला। जी हां, गुरुजी कहते हैं पहले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो। जब तक आप अपने लिए सख्त कानून नहीं बनाएंगे तब तक हम दूसरों के लिए कानून सख्त कैसे कर सकते हैं? पहले हमें अपने लिए सख्ती करनी होगी। लोग कहते भी हैं, आम जनता कहती भी है
कि राजनेता अपने लिए तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ गरीब जनता के लिए कानून है। देश में जितने भी कानून बने सब गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। तो इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपने से ही शुरुआत करेगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए, राजनीति में करप्शन को रोकने के लिए क्या करेगा अखिल भारतीय परिवार पार्टी? जो नेता जिस पार्टी से चुनाव लड़ता था, चुनाव लड़ने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, जीतता किसी और से चला किसी और में चला जाता है, क्योंकि उनको मंत्रालय चाहिए होता है, लालच होता है, तब वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस खरीद फरोख्त की नीति को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए भी एक कानून लाएगी क्या, बल्कि हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संविधान में लिख दिया गया है कि जो भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी में आएगा अपनी मर्जी से आएगा, अपनी स्वेच्छा से आएगा। आने से पहले कहां से आया, कैसे आया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आने के बाद अगर वो आ जाता है और हमारी पार्टी की जो भी विचारधारा है उससे सहमत होता है और उसका पालन करता है तो ठीक है। लेकिन कभी भी अगर अखिल भारतीय परिवार पार्टी से किन्हीं कारणों से भी वो पार्टी छोड़कर चला जाता है या पार्टी की विचारधारा को तोड़ता हुआ पाया जाता है, पार्टी उसको पार्टी से निकाल देती है, तो कभी जीवन भर अखिल भारतीय परिवार पार्टी में वापस नहीं आ पाएगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी में वन वे वन टाइम एंट्री सिस्टम है साथियों। एक समय में एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आ सकता। और एक चीज और बता दूं आपको, इतने सख्त कानून बने हैं इस पार्टी में कि अगर गलती से कोई पार्टी से यहां से चला गया और वो दोबारा तो नहीं आएगा, उसके परिवार का भी अगर कोई पार्टी में आना चाहे तो उसके लिए भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी बहुत सोचेगी, तब उसको पार्टी के लिए देगी कि उसको कोई जिम्मेदारी दें या ना दें। बहुत आसान नहीं है अखिल भारतीय परिवार पार्टी में आना और फिर सरवाइव करना और रहना दोस्तों। और उसके बाद एक सबसे बड़ा नियम बनाएगी अखिल भारतीय परिवार पार्टी कि आज राजनीति में जो भी राजनेता हैं उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। चाहे वो 60 साल का हो, चाहे वो 65 का हो, चाहे 70 का हो, चाहे 75 का, 80 का, 85 का, कोई भी हो, लेकिन वो राजनीति में है, पद पर है, सीएम बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है। क्यों भाई, किस लिए? जब हमारे देश में जो लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी एक रिटायरमेंट एज है। किसी डिपार्टमेंट में 55 साल, 58 साल, 60 साल और कहीं 65 साल। तो राजनीति में क्यों नहीं है? जबकि राजनीति में भी रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी भी एक रिटायरमेंट एज है, 65 साल उम्र है उनकी रिटायरमेंट की। क्यों रिटायर हो जाते हैं? उनको ये कहकर रिटायर कर दिया जाता है कि अब आप 65 साल के हो गए हैं, अब आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जजमेंट देने की क्षमता नहीं है, ये कह के उनको रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों, जब जजेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नहीं ले सकते, इनके निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो क्या उन राजनेताओं को 65 साल के बाद या 70 साल के बाद राजनीति में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कई को तो देखा कि पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता है लोकसभा या विधानसभा में, संसद में। क्यों भैया? नए लोगों को मौका दो, युवाओं को मौका दो, आने दो युवाओं को। इसी वजह से तो युवा राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि पुराने लोग अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। जब तक पुराने लोग अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, नए लोग राजनीति में आएंगे कैसे? इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक बिल और पास करेगा जिसमें चुनाव लड़ने की जो मैक्सिमम एज होगी वो 65 साल होगी। उसके बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अखिल भारतीय परिवार पार्टी में जो भी होगा वो 65 वर्ष होगा। जी हां साथियों, ये बहुत बड़ी बात है जो कि कभी हम सोचते थे कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी वो सब कर रही है।
और एक और बिल पास होगा जो कि महिलाओं से संबंधित है। आज सभी पार्टियां ये दावा करती है, ये वादा करती है कि हम भाई महिलाओं को बराबरी का हक देंगे, जो भी महिलाएं करना चाहें हम करेंगे। कहती तो है पर करती नहीं है। लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी वैसे ही 33% से लेकर 50% आरक्षण महिलाओं को देगी। लोग कहते हैं महिलाओं के अंदर काबिलियत नहीं है। अरे कम से कम पहले उन्हें मौका तो देके देखो। आज महिलाएं जहाज चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, नासा पे हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। एक मौका तो देकर देखें उनको। सिर्फ एक चूल्हे में, चक्की में उनको बांध के रख दिया कि नहीं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा एरिया यही है, तुम्हें यही जीवन बसर करना है, नहीं होगा साथियों। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये करेगी। और साथियों, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ मुद्दे रखे हैं जिन पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम करेगी। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का जो सपना है साथियों, धनानंद को भी हराया जा सकता है। गुरु चाणक्य ने ये करके दिखाया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं ये सोचता था कि काश क्या ऐसा हो पाएगा, ऐसा हो पाएगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का जो मकसद है, गुरु जी का जो सपना है अखंड भारत का, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन जैसा कि पता लगा कि धनानंद जैसे राजा को भी हराया जा सकता है जिनकी 150 साल पुरानी सल्तनत थी। धनानंद ने क्या गलती कर दी थी, उनसे क्या गलती हुई थी? उन्होंने गलती से एक शिक्षक को साधारण समझने की भूल कर दी। शिक्षक कभी भी साधारण नहीं हो सकता, कभी भी शिक्षक साधारण नहीं हो सकता। शिक्षक हमेशा असाधारण ही होता है, क्योंकि उत्थान, पतन, त्याग ये सब शिक्षक की गोदी में खेलती हैं दोस्तों। जी हां, अगर शिक्षक अपनी पे आ जाए ना तो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी खाक में मिला सकता है। वो गलती धनानंद ने कर दी थी। और साथियों, गुरु चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य मात्र 13 वर्ष की उम्र में मिले थे और 20 वर्ष की उम्र में उनको राजा बना दिया था। मात्र 7 साल का वक्त लिया था गुरु जी ने। और जबकि उस समय में तो संसाधन भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे। अगर कहीं आना जाना हो तो घोड़े हुआ करते थे, नाव हुआ करती थी, पानी के रास्ते हुआ करते थे। आज तो कोई पल में ट्रेन से, जहाज से, फ्लाइट से कहीं भी आ जा सकता है। आज संपर्क के साधन हैं। अगर मैं बात करूं तो मिनट में व्हाट्सएप है, फेसबुक है। कुछ ही मिनटों में हम अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका साधन है। जब 7 वर्षों में 150 साल पुराने साम्राज्य को खत्म किया जा सकता है उस वक्त, तो क्या गुरु आचार्य चाणक्य के पद चिन्हों पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर आज जितनी ये राजनीतिक पार्टी है उनको खत्म नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए सच्ची सोच और सच्ची नियत चाहिए साथियों। अब मैं बताता हूं गुरु जी शहनवाज चौधरी जी का जो सपना है, अखंड भारत का सपना। ये देखने में बहुत, सुनने में अजीब लगेगा, अखंड भारत का सपना। वो अखंड भारत क्या है? किस तरह का अखंड भारत है? ये वही अखंड भारत है जिसका सपना गुरु चाणक्य ने देखा था। सम्राट अशोक के समय का अखंड भारत, उसका सपना, वो कैसे पूरा होगा? हमारे गुरु जी कहते हैं कि सपने को पूरा करने के लिए इसको हमने 4 भागों में बांटा है। इस सपने को पूरा करने के लिए, अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए कम से कम 20 वर्ष का समय लगेगा। इससे ज्यादा भी लग सकता है, 25, 30, 35 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 वर्षों का समय लगेगा। इस 20 वर्षों को 4 भागों में बांटा गया है।
वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से अखंड भारत का सपना भी पूरा होगा। पहले 5 साल पूरे देश से अखिल भारतीय परिवार पार्टी उन लोगों की खोज करेगी जो धन मन तन से पूर्ण समर्पण भाव से अखंड भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग करेंगे और स्वच्छ राजनीति में आना चाहते हैं और देश को स्वच्छ करना चाहते हैं, उन लोगों की खोज करेगी। और फिर 543 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाएगी, उनको ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग देने के बाद चुनाव लड़ाएगी और चुनाव लड़वाने के बाद जब सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, तो उन सभी सांसदों को एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो भी देश की समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, व्यापार का हो, महिला सुरक्षा का हो, गरीबी हो, कोई भी समस्या है, उस समस्या का समूल नाश करना है, समूल निवारण करना है, यानी वो समस्या पूरे देश से खत्म करनी है। ये काम होगा सभी सांसदों का। और उसके बाद देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। जब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि देश सोने की चिड़िया थी। सम्राट अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस वक्त कोई गरीब नहीं था, उस वक्त कोई बेरोजगार नहीं था, उस वक्त हर जगह समृद्धि थी, खुशहाली थी, इसीलिए देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, आज देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए सबसे पहला कदम हमें यही उठाना पड़ेगा कि देश को हमें आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, अंदर से मजबूत करना पड़ेगा पहले। जब तक हमारा देश अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। और ये दूसरा कदम था कि देश की सभी समस्याओं का निवारण करना और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना। जब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक गुरु जी ने आदेश दिया है कि हमें तीसरा चरण पे नहीं जाना है, हमें तीसरा कदम नहीं उठाना। देश को मजबूत करने के लिए करना क्या होगा? आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आज देश की 70% आबादी गांव में बसती है, किसान है 70% देश में। सोच के देखिए, जब देश में 70% किसान हैं जो कि कभी कभी वो खाने को भी मोहताज हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो इस स्थिति में अगर देश का किसान है और वो भी 70% किसान है, कोई भी बहुत बड़ा किसान नहीं है, हमें उनको समृद्ध करना है, हमको उनको आगे बढ़ाना है, उनको मजबूत करना है। वो कैसे मजबूत होंगे? दोस्तों, देश में एक बिल है, एग्रीकल्चर बिल है, उसको खत्म करना है, एबॉलिश करना है। जब वो बिल खत्म हो जाएगा तो देश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उनको उनकी मर्जी से उनकी फसल को जो भी वो बोते हैं उसका दाम तय करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि वो देश में तरक्की कर सकें और फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो सकें। जब पूरा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, इस काम में हो सकता है, वैसे गुरुजी ने इसके लिए 10 साल का टाइम बताया है कि 10 साल का वक्त लगेगा। और गुरु चाणक्य ये कहते हैं किसी भी समस्या को समूल नाश करने के लिए मात्र 7 वर्ष का समय ही काफी है। लेकिन फिर भी गुरुजी शनिवार चौधरी जी ने इसके लिए 10 वर्ष का समय लिया है कि 10 वर्ष में हम इस समस्या को समाधान करेंगे, समूल निवारण करेंगे और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। जब देश हमारा आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, सभी देशवासी मजबूत हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि हमारे पुराना देश अखंड भारत था, जो कि हमारे आसपास देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश जो भी हमारे हैं, हमें क्या करना होगा? फिर अगले 5 साल जब कभी भी उनको जरूरत है,
हमें उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सहयोग देना होगा, सहायता प्रदान करनी होगी। 5 साल तक उनको इस तरीके से सेवा करनी होगी, जहां भी उनको जरूरत पड़े। मान लो जी वो बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ की जरूरत है, 1.5 लाख करोड़ दीजिए, 2 लाख करोड़ दीजिए। जिस तरीके से एक बड़ा भाई छोटे भाई की देखभाल करता है, उसी तरीके से भारत उन सभी देशों की देखभाल करेगा। कोई और देश उन पर आक्रमण करता है तो हम उसको उनसे बचाएंगे। और धीरे 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 जब सभी देशों को ये लगने लगेगा कि हाँ भाई भारत उनका बड़ा भाई है, हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं, उसके बाद हम उनको एक प्रस्ताव रखेंगे उनके सामने। वो प्रस्ताव क्या होगा? भारत यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का प्रस्ताव होगा साथियों, जिसमें उनको हम भारतीय संघ का प्रस्ताव देंगे और ये बताएंगे इंडिया संयुक्त भारत संघ, जी हाँ माफ कीजिएगा, संयुक्त भारत संघ का प्रस्ताव देंगे, यूनाइटेड इंडिया नेशन का प्रस्ताव देंगे, और जिसके छत्र छाया में सभी देश एक साथ रहेंगे। और ये सपना जब पूरा होगा तो ये होगा गुरु चाणक्य का अखंड भारत और हमारे गुरु शहनवाज चौधरी जी के अखंड भारत को पूरा करने का सपना। दोस्तों, इसी सपने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन किया गया है। और दोस्तों, गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति असाधारण नहीं होता। व्यक्ति तब असाधारण होता है, कोई भी व्यक्ति जब असाधारण काम करता है तब वो असाधारण होता है। काम असाधारण होते हैं, व्यक्ति सभी साधारण होते हैं, लेकिन जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर लेता है तो फिर वो काम भी असाधारण होता है और वो व्यक्ति भी असाधारण हो जाता है। साथियों, गुरुजी कहते हैं कि अपने पे विश्वास रखो। अगर आपको अपने पर विश्वास है, आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि हाँ ऐसा होना संभव है, ये हो सकता है, तो जरूर हो सकता है, बशर्ते आप एक बार विश्वास करके तो देखिए। जब मैं भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी में आया था और मुझे पता लगा था कि गुरुजी का सपना है अखंड भारत का, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब गुरुजी की रणनीति देखी, उसके बारे में जाना, सुना, तो गुरुजी आज पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण भाव से मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। गुरुजी के अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं। और मैं राम मिलन मौर्य भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय सलाहकार समिति में सदस्य हूं। और साथियों, आप सभी अच्छे लोगों से और पढ़े लिखे युवा लोगों से ये आह्वान करता हूं कि आप सभी आएं और देश की राजनीति को स्वच्छ करें और अखंड भारत का सपना पूरा करें, ताकि देश में हर कोई खुशहाल रहे, आबाद रहे। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों।